पाता है तो क्यों, इसका दोष किसके ऊपर जाएगा? अगर हमारा देश राष्ट्र पूरी तरह से क्राइम मुक्त नहीं हो पाया, हमारे ऊपर विदेशी कानून थोपा गया, जबरदस्ती थोपा गया, तो क्या हम कब आजाद होंगे? 75 साल बाद भी हम आजाद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगी कि क्या आपको आज़ाद करने की नियति है, क्या ये सोच है, क्या ये चिंतन है। यदि आप इसे नहीं सोचेंगे तो आप भ्रमित होते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि ये हमारे सोच और चिंतन का विषय ही नहीं है। हमारे राजनेता, देखिए, एक 23 वर्ष का भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगता है। और बिल्कुल नहीं मांगेगा। उसकी इच्छा तो ये भी थी कि उसे फांसी पे ना चढ़ाया जाए, उसे गोली मारी जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि फांसी के फंदे पे चढ़ के घटिया मौत है। उस फिर भी व्यक्ति ने, चुप 23 वर्ष के है। बच्चे ने ये स्वप्न देखा कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो हमारे ये बड़े बड़े राजनेता, जिन्होंने साठगांठ करके समझौते के तहत सत्ता को हथियाया है, इन्हें थोड़ी बहुत लज्जा नहीं आना चाहिए कि इनका कोई स्वप्न नहीं है? और आज के हम तमाम राजनेताओं को अगर उनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो उनकी हमें तरफदारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, सवाल हमारा तरफदारी की नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी एक ही सोच है, इन किन प्रकारेण सत्ता में बने रहना। अन्यथा आप मुझे बताइए कि 9 साल का समय हो गया है। इस समय पार्लियामेंट में और दोनों हाउस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मेजॉरिटी है। हम आसानी से जो संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं, उन कानून को हाँ की जीत और ना की हार के सिद्धांत के तहत 3-3, 5-5 मिनट में विलोपित कर सकते हैं। लेकिन हमारा सोच और चिंतन विलुप्त करने का नहीं है। हमारा सोच चिंतन है आपको डरा के रखने का, आपको डराकर स्वयं सत्ता में बैठे रहने का। अदरवाइज आर्टिकल 25 है और उसका खुल्लम खुल्लम उल्लंघन हो रहा है, तो 4 सेक्शन का आधे पेज का एक एक्ट बना दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, किसी की भी औकात नहीं है, हम ये कह रहे हैं किसी की भी औकात नहीं है कि वो जो है देश की, उसको कहना चाहिए, शांति को, देश की जो है ना व्यवस्था को धता दिखाए। आप ये बताइए, यदि आर्टिकल 25 का उल्लंघन संज्ञेय अपराध हो, बेल केवल एक ही परिस्थिति में मिले, जब आपने जो है गलत एप्लीकेशन लगाई है, गलत आवेदन दिया है, तभी आपको बेल मिलेगी। 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा और उस न्याय के तहत आपको 15 साल की सज़ा हो जाएगी और आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल होना यदि चाहिए। आपके पीछे कोई संगठन जो है ना इस गड़बड़ी कराने में यदि संलग्न है, तो उस संगठन की भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, किसी भी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे जैनी हों, जो भी हों, सभी लोग जो है बेसिकली कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। लेकिन बिल्कुल यदि सही। गड़बड़ी नहीं होगी, यदि पोलराइजेशन नहीं होगा, तो हम सत्ता में कैसे आएंगे? लिहाजा सत्ता में बने रहना हमारा बड़ा लक्ष्य है। व्यवस्था को सुधारना हमारी सोच और चिंतन का हिस्सा ही नहीं है। अन्यथा बताइए, ये लॉ मेकर्स कितने कानून बनाते हैं, ये अच्छा कानून क्यों नहीं बनाते हैं? आप ये बताइए, एक व्यक्ति को गला दबा के मारा गया और एक व्यक्ति को काट काट के जो है ना चॉप करके अंगीठी में जला दिया जाए, दोनों की सज़ा एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को मारा जाए
और 100 व्यक्तियों को मारा जाए तो सजा 1 होना चाहिए या 100 व्यक्तियों की सजा 100 गुना ज़्यादा होना चाहिए? 100 गुना होना चाहिए। क्या हम जो है क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है जिसमें धन की वर्षा करके 2 से मल्टीप्लाई करें और मजिस्ट्रेट जो है ना फाइनेंशियल कंपोनेंट को देने की जिम्मेवारी मजिस्ट्रेट की नहीं रहेगी, वो सिस्टम कैलकुलेट करेगा। और हम तो जो है जो रिपोर्ट करने वाले को 5,000 से लेके 1 करोड़ का पैसा बांटेंगे, गवाही देने वालों को 5,000 से 1 करोड़ का, वकीलों को, सभी को पैसे बांटेंगे और उसको जोड़कर 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करके वसूल कर लेंगे। और आप ये सोचिए ध्यान से, यदि उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो जैसे संपत्ति ट्रांसफ़र होती है ऐसे ही ये लायबिलिटी भी उसके बच्चों को ट्रांसफ़र होगी और सिस्टम को उनके सभी बच्चों को जिनको संपत्ति मिलने वाली है उनको लायबिलिटी मिलेगी। और जैसे ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी उसी समय जो है मैसेज उन बच्चों को भी पहुंच जाएगा जिनके ऊपर लायबिलिटी ट्रांसफ़र होगी और उसमें यही लिखा होगा कि आपके पिताश्री के ऊपर इतनी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है और यदि वो अपने जीते जी अपने लायबिलिटी को क्लियर नहीं कर पाए तो ये लायबिलिटी आपके सिर पर आने वाली है। मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे जो है ना जूते लेके आपके पास पहुँचेंगे कि पिताश्री मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आप अपनी लायबिलिटी क्लियर करिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो हमारे सिस्टम से, आंतरिक व्यवस्था से, उससे चारों तरफ से एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि अपराध की सोच रखना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी जो अपराध करता है वो मज़े करता है, उसके जीते जी उसको सज़ा नहीं मिलती है, आपका सिस्टम उसका संज्ञान नहीं लेता है, वो एक फ़ोन करता है तो उसका एक खोखा हो जाता है। यदि आपके पास खोखा नहीं है तो आप अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी दुकान बेचकर, अपनी मकान बेचकर उसे खोखा पहुंचाते हैं। पहले कर्ज ले लेते हैं फिर बेचते हैं। अब आप बताइए, ऐसे अपराधियों को आनंद ही आनंद है आज के सिस्टम में, है कि नहीं है? बिल्कुल। अभी पिछले चुनाव में मुझे बहुत बड़ा ऑफर दिया गया था। और ऐसे लोगों को फिर बाद में जो है टिकट भी आसानी से मिलता है और फिर वो प्रताड़ना भी करते हैं, वो भी हमारी छोटी छोटी बच्चियों की जो कि ओलंपिक के मेडल लेके आके इस देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हमारे मोटे खाल के लोग कब संवेदनशील होंगे? मैं तो पूछता हूँ, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को ऐसे संवेदनशील विभाग जिसमें कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ होती हैं, उसका प्रभारी क्यों होना चाहिए? उसे प्रभारी ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए उसे। तो फिर ये जो अपने आप को अच्छा कह रहा है वो अच्छा कहाँ है? मुझे तो कोई अच्छा समझ में नहीं आ रहा। वो अगर इस घृणित मानसिकता का है तो उसे वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। और अब तो उसने चैलेंज कर दिया हमारी बेटियों को भी, जो अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान है, और आज बेटियों ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया कि लाइव होना चाहिए अब सब कुछ। सवाल लाइव का नहीं है, सवाल ये है कि इतने दुष्ट व्यक्ति व्यवस्था में क्यों चुने जाते हैं, क्यों उन्हें टिकट मिलता है, क्यों वो जीतते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस चर्चा में का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। मैं सिंपल इतनी बात कहता हूं कि अब ये व्यवस्था परिवर्तन हम स्वयं करेंगे। तो भिड़ जाइए, लोगों के बीच में जाइए, संगोष्ठियां करिए, 5 आंतरिक विधाएं और 21 विधाओं के तहत लोगों को जोड़िए। यदि आप कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग बाहर मिले उनसे बात करिए, अस्पताल में जा रहे हैं तो मरीज और उनके जो साथी आए उनसे बात करिए, पार्क में घूमने जा रहे हैं तो उनसे बात करिए, यदि कॉलेज विद्यालय में जा रहे हैं तो जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको 5 मिनट रोक के बात करिए। चारों तरफ जो है ना, यदि आप ये काम कर देंगे 9 दिन में ये देश बदल जाएगा। और जब जो है 9 दिन बाद आप 100 करोड़ से अधिक होंगे, जब आप थाली बजाकर दीपक जलाकर जो है ना छत पे जाएंगे तो बचे हुए 10-15% लोग भी ऊपर चढ़ जाएंगे। बताइए किस राजनेता की हिम्मत है कि 10वें दिन आपकी बात को नजरअंदाज कर दे? बस इतनी सी बात है कि हमारे बीच कोई जयचंद ना आने पाए, कोई मानसिंह ना आने। जयचंद की चिंता मत करिए, वो जयचंद कर क्या लेगा? वो जयचंद जो किया था इतिहास में वो हमें याद है। नहीं, और वो जो यहाँ जयचंद का कोई भूमिका, यहाँ जयचंद की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज जो है ना विधानसभा के बाहर पकाई जा रही है।
तो वो जयचंद वो पहले विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर जो है ना वो एक्सपोज हो जाएगा और वो कर ही नहीं पाएगा। पहले तो देखो एक बात ये है कि अभी आप क्या सोचते हो कि आप जनप्रतिनिधि हो, हम इस व्यवस्था में आपको एहसास करा दे रहे हैं कि आपने तो 1000 लोगों को जोड़ा और आप मुख्यमंत्री बन गए, राइट। आप तो 5 लाख वोट से जीते हैं, इसका मतलब है जो 1000 लोगों को आपने जोड़ा है उससे आप नहीं जीत रहे हैं। तो कौन जीता है? अपराध मुक्त भारत मिशन जीता है, उसके बिल्कुल, हमारा 21 मोटो लक्ष्य जो जो देते हैं। तो हम जो जो हम लोग जो मोटो एक मिनट, जो चाणक्य और जो मूल चाणक्य और जो चंद्रगुप्त की व्यवस्था थी, उस समय का सम्राट चंद्रगुप्त पूरी तरह से असहाय व्यक्ति था, पूरी तरह से असहाय व्यक्ति था। वो व्यक्ति 2 चीजों से जुड़ा हुआ था, एक अपने गुरु चाणक्य से और दूसरा जो है अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। हमारे ये चंद्रगुप्त जिनके ऊपर हम जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के जो है ना ताज रखने वाले हैं, ये भी उतने ही असहाय व्यक्ति होंगे, ये उतने ही असहाय होंगे। एक क्राइम फ्री भारत मुक्त, अपराध मुक्त भारत से और 21 लक्ष्य जो कि जय बाबा गुरुदेव की भविष्यवाणियों का भी हिस्सा है, ये उनके सामने उससे बंधे होंगे और उसके सामने बौने होंगे। इसमें न्याय कानून और जो बनाने की व्यवस्था भी हमने अभी अपने मित्रों से जी ट्यूब पे जो है ना चर्चा की थी, उसे थोड़ा दोहरा देते हैं। पहले जो है चाणक्य जो है हर चीज़ के ड्राफ्ट पे चर्चा करेंगे, उसे परिष्कृत करेंगे। और एक चीज मैं इसके सर, बाद वह चीज़ जो है आम पब्लिक में ले जाई जाएगी। वहाँ पे बहुत डिबेट के बाद वो सब जो भी मथनी निकलेगी उसे उसमें समाहित किया जाएगा। इसके बाद फिर चंद्रगुप्तों से विधानसभा के बाहर कई राउंड होंगे और विधानसभा के बाहर सहमति बनाई जाएगी, जिसमें हर चंद्रगुप्त को अपनी बात कहना पड़ेगी। जो अच्छी चीज़ें आने के बाद पार्लियामेंट के बाहर जो है ना उसको परिष्कृत करके फिर जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होगी, और वो तब तक हमारे चंद्रगुप्तों को हर चीज़ कंठस्थ याद हो चुकेगी। वो चर्चा ऐतिहासिक होगी। देश के सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पार्लियामेंट में कोई चर्चा ही नहीं होती है, तो फिर ये कानून कौन बना रहा है। पहले तो कानून बन नहीं रहे हैं, जो छोटे मोटे कानून बन रहे हैं वो किसके इशारे पे बन रहे हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। आगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप बताइए इसमें चंद्रगुप्त क्या कर लेगा? कुछ कर पाएगा चंद्रगुप्त क्या? तो चंद्रगुप्त रहने दीजिए। किसी ने मुझसे कहा अभी, एक हमारे अशोक जी हैं, उन्होंने मुझे, अशोक जी है किसी ने, हाँ मतलब शायद, हाँ, उन्होंने कहा कि साहब बहुत अपराधी किस्म के लोग जुड़ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कहा कि हमने अपराधी और नॉन अपराधी में कोई अभी आज की डेट में कोई अंतर नहीं रखा है, क्योंकि हमारे नहीं अंतर वाल्मीकि जी भी एक डकैत थे और अंतर उन्होंने जो बिल्कुल है होना साधुओं के साथ, जब साधुओं ने उन्हें ज्ञान दिया तो वो डकैत से ब्रह्म ऋषि जो है ना बन गए और उन्होंने राम के जन्म के पहले रामायण लिख दी। वो इतने महान महर्षि बन गए, वो भविष्य दृष्टा और भविष्य वक्ता बन गए, भविष्य रचयिता बन गए। तो हमारे सिस्टम में जब अपराधियों को टिकट मिलना ही नहीं है, ताज मिलना ही नहीं है, ये घोषित पॉलिसी है, इसको जानते हुए यदि कोई अपराधी जुड़ रहा है और अधिक से अधिक लोगों को संगोष्ठी करके अपराध मुक्त भारत के बारे में सूचित कर रहा है और जोड़ रहा है, तो ऐसे अपराधी को मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे ताज भी नहीं मिलने वाला है। वो अपराधी इन विद्वानों से ज़्यादा अच्छा है, जो अपनी विद्वत्ता को सिर्फ अपने हित के लिए यूज करते हैं। देश बिक जाए, पट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपके ऊपर लाट साहबी व्यवस्था लदी हुई है, जो आपकी सुनवाई नहीं करती है, आपका सिर फटा रहता है और आपकी FIR दर्ज नहीं होती है। और वहीं बाहुबली अपनी झूठी FIR दर्ज करा के 2 फर्जी बयान काट के आपको जेल भेजने के लिए जेल पहुंच जाते हैं। आप अपनी जमानत कराने के लिए बेबस हैं, और जो लोग जमानत नहीं करा पाते हैं उन बेचारों को जेल में सड़ना पड़ता है। ये क्या शुद्ध दुष्टता नहीं है?
मेरे ख्याल से एक शुद्ध दुष्टता है। लिहाजा आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर व्यक्ति को जो है अपने दायरे में रखो। कोई भी पद यदि वो अपनी पद ही जो है ना जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहा है, तो हमारे अपराध मुक्त भारत मिशन के हर सदस्य को उसे क्रिटिसाइज करने का हक है। हाँ, भाषा मर्यादित होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा सर आप दुष्टता वर्ड का यूज करते हैं, अनपार्लियामेंट्री है। मैंने कहा जो दुष्टता कर रहा है वो अनपार्लियामेंट्री काम है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं उसे। तो दुष्टता कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। दुष्टता इज ए कनोटेशन ऑफ द बैड थिंग विच इज बीइंग डन बाय द पर्सन। बिल्कुल, एक अपना कलाम होता है, ये इतना बोल दीजिए। नहीं, इट इज नॉट तकिया कलाम। वी हैव टू एक्सप्रेस द मोटी खाल के लोग जो काम कर रहे हैं उसे कोई ना कोई कहने का एक शब्द तो चुनना पड़ेगा। हमने उसे दुष्टता कहा है। यदि आपको इस शब्द से कोई अंतर है तो आप और अच्छा शब्द मुझे सुझा दीजिए, हम कल से उसका यूज करने लगेंगे। हम तो उनके एक सिंबल होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से हमारे सभी साथी चूंकि दुष्टता वर्ड का यूज अब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो हम उसे जो है अनपार्लियामेंट्री नहीं मानेंगे, और वो अनपार्लियामेंट्री है भी नहीं। क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट में बैठ के उस कृत्य को कर रहे हैं, यदि उनका कृत्य अनपार्लियामेंट्री नहीं है तो हमारा कहना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो सकता है। हम इस शब्द के अगेंस्ट केवल इतना कह सकते हैं कि सठों के साथ सठता करनी चाहिए, दुष्टों के साथ दुष्टता करनी चाहिए। उन्हें हम अपनी भाषा में